कल 40 तक देखे थे ना। आगे बढ़ते हैं। 41 कंसिडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। हमें पता ही है कि बर्नौली प्रोबेबिलिटी में आने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं, तो 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल की बात हो रही है, तो n आपका हो गया 5 विथ ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p वही होता है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल कहानी में p था वो इसमें q हो जाएगा, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32। अब एटलीस्ट वन का मतलब आपको पता है टोटल माइनस नन, तो टोटल माइनस नन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32 है। क्लियर। अब आपको पता है कि इसके अंदर p और q का इंटरचेंज होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसमें फेलियर का पूछा है, सही है। तो 1 इधर गया, तो माइनस p ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/32। सो p ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1/32। अब p ऑफ 0 यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखने जाओगे तो nc0, अब ये q रेस टू 0 और p रेस टू n, p और q का इंटरचेंज था, फेलियर का पूछा है। क्लियर। लेस देन इक्वल टू 1/32। तो ये तो है ही नहीं, p रेस टू n कितना था भाई, 5 था। तो यहां से दिख ही रहा है कि p रेस टू n लेस देन p रेस टू 5 लेस देन और इक्वल टू, ये क्या है 1/2 रेस टू 5, सही है। तो p आप बोल सकते हो कि लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो 1/2 से छोटा, तो आपको ऑप्शन 2 मिल जाएगा। क्लियर है। यस सर। ओके। 42 इस टाइप का सेम क्वेश्चन इसके लास्ट ईयर में था, मतलब 2010 में था, कल हम लोगों ने किया था। सेम 2011 में क्वेश्चन की पैटर्न रिपीट हुई है। A man saves ₹200 in each of the first 3 months। भाई कोई एक बंदा है, वो पहले महीने 200, दूसरे महीने 200, तीसरे महीने 200। In each of the subsequent months, his saving increased by ₹40 more than the saving immediately previous month। फिर 240, फिर 280, इस तरह से। His total saving फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सर्विस विल बी, अब ये जो सम है ना, ये है 11,040। ये कितने महीनों के बाद ऐसा हुआ होगा, ऐसा आपको देखना है। तो कुछ नहीं है, यहां से आप एपी बनता देख लो, और ये जो है 600, आप इसमें से क्या करो माइनस कर दो, तो 11,040 में से 600 जाएगा, तो 10,440 बचेगा। क्लियर है। ये मान लो कि n टर्म्स है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें आपको 3 ऐड करना रहेगा। क्लियर। क्लियर है भाई। सो ये n यहाँ पे 280 प्लस 20n माइनस 20 इज इक्वल टू 10,440। सो ये हो जाएगा आपका 20n स्क्वायर प्लस 260n माइनस 10,440 इज इक्वल टू 0। तो 20 इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, सो n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 522 इज इक्वल टू 0। अब 522 के पार्टीशन आपको करने हैं, तो 512, तो ये है 261 इंटू 2, 6 के साथ दोनों, तो 9 से ये कटेगा, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे 8 है, नहीं 9 से 2 6 8 1 9, 9 से कट तो रहा है, 18 8 1 9 29 इंटू 18। हाँ 9 9 ज़ा मतलब 29 हो रहा है ना, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 29 इंटू 9 इंटू 2, तो 29 इंटू 18। अब 18 अपने आप में था
6 into 3 अपने को 13 लाना था, 13 लाना है यहाँ पे। देखो बाकी श्रीधर आचार्य लास्ट में तो जिंदाबाद रहेंगे ही, ठीक है। श्रीधर आचार्य ले लेते हैं, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 1 9, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 2a, सो ये माइनस 13 प्लस और माइनस ये 8 9 17, तो यहाँ पे कैरी आई 1, तो 10 6 16, कैरी आई 1, 21 1 22। अब ये 22 67 किसी का होता है क्या, देखो तो 22 67 का स्क्वायर रूट, ये नहीं होना चाहिए 22 67 का, कहीं 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 कैलकुलेटिव मिस्टेक रही है। 11,040 ऑप्शन में से 3 माइनस करके वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन में से 3 माइनस करके, ऑप्शन में से 3 माइनस करके वेरीफाई कर लेते हैं, वो भी बात सही है, वो भी सही है कंडीशन, क्योंकि 3 हम लोगों ने तो छोटी वैल्यू से हमें स्टार्ट करना होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू 18 है, तो हम यहाँ पे 15 से करते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225 और 15 3 ज़ा 45, कैरी आई 4, 15 1 ज़ा 15 और 4 19, ये 0, ये 1 सॉरी 2 और ये 4, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है। उसके बाद 20, तो मतलब 17, 17 का स्क्वायर 289, 17 इंटू 13, સર અહીંયા ભૂલ છે પહેલા સ્ટેપમાં, ભૂલ છે ને, શું n ઇન્ટુ 240, 480 નું અડધું 240 ની જગ્યાએ 280 કર. હા मतलब મને લાગ્યું કાઈક તો લોચો ચાલે છે 240, ઓકે, સો 20n સ્ક્વેર પ્લસ 220n, રાઈટ, તો અહીંયા આવશે 11n, તો હમણાંના પાર્ટીશન જોયા હતા ને આપણે, શું જોયા હતા, 29 into 18, okay done, so n plus 29 and n minus 18 is equal to 0, so n is equal to 18, so your n will be 21, done, complete. 43, अब आपको 11th में जब पहले दिन पढ़ने आते हो ना, तभी बताया जाता है कि रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, और डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन 11 के फर्स्ट डे आपको सिखाई जाती है, तो वहां से आपको सीखना था कि mod x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्लियर सी बात थी, डिनोमिनेटर में है तो इक्वल नहीं हो सकता, रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर, सो mod x ग्रेट, और अपनी टेस्ट में भी आया होगा, सो mod x ग्रेटर देन x, आपको इतना पता चल गया कि mod x जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन में, ये कहानी कौन सी कंडीशन में सही होती है, आपको वो सोचना है। लेस देन 0, अगर लेस देन 0, हाँ, अगर x पॉजिटिव लेके चलते हो तब तो भाई इक्वल होता है, तो पॉजिटिव वाला आंसर नहीं आने वाला था, पक्की बात, तो क्या बचा, एक ही बचा ना, डन। 44, इफ द एंगल बिटवीन, देखो ये कहानी भी एकदम रद्दी लगेगी आपको, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल आपको पता है साइन इनवर्स में गिना जाता है, क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये सब एकदम सही है, मतलब लाइन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 to लैम्बडा का 1 to 3 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आपको मिलेगा 1 + 4 + 3 लैम्बडा, मतलब 5 + 3 लैम्बडा अपॉन यहाँ पे 4 1 5, तो रूट के अंदर 5 + लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ पे 9 4 13 1 14। अब ये आपको cos इनवर्स में दिया है, तो हम लोग तो मतलब आईटीएफ में उस्ताद है ही, ये √5 है, ये √14 है, तो 14 में से 5 है 9, तो ये 3 हुआ, ये साइन इनवर्स आपको 3/√14 दिया है, तो √14 को काट दो यहाँ पे, तो ये 5 + 3 लैम्बडा आपको 3 टाइम √5 + लैम्बडा स्क्वायर दिया है, स्क्वायरिंग कर लो, तो 25 + 30 लैम्बडा + 9 लैम्बडा स्क्वायर is equal to 45 + 9 लैम्बडा स्क्वायर, तो 9 लैम्बडा स्क्वायर यहाँ से कट गए, so 30 लैम्बडा is equal to maybe 20, so लैम्बडा is equal to 2/3, क्लियर।
यस यस मतलब वेक्टर सबका स्ट्रॉन्ग जोन में आना चाहिए। 45 देखो, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे हैं, ध्यान से देखना। ए बार आपको कुछ दिया है, बी बार आपको कुछ दिया है, देन द वैल्यू ऑफ 2a बार माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार प्लस 2b बार। अगर वैसे कोई बंदा देखने जाता है ना, तो ये अल्टीमेट दिया है, डिटर्मिनेंट पूछा है आपको। क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट, डॉट और क्रॉस आपको दिखा है, ठीक है। लेकिन ये जो ए बार है वो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर, अगर आप फील कर पा रहे हो तो यूनिट वेक्टर है। वैसे ही 9 13 36 बी बार भी यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों यूनिट वेक्टर दिए हैं आपको। क्लियर सी बात है? क्लियर सी बात है। अब अगर हम नॉर्मल सिंपली 2a बार माइनस बी बार या तो a बार क्रॉस b बार या तो a बार प्लस 2b बार फाइंड आउट करने जाएंगे, तो रूट के अंदर एक 1/√10 है और एक 1/7 है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। बाकी नॉर्मल रास्ता तो वही बता रहा है। तो हम क्या किए, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर जो लास्ट में आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल लेवल पे करने जाएंगे तो हमें ही पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। सही है? एक पेज भर तो वो नहीं करना चाहिए था ना भाई। देखो, तो इन्हीं के मेथड से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम नई मेथड नहीं, हम सेम टू सेम यही लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले ये जो 2a बार माइनस बी बार है, अंदर a क्रॉस b है और a प्लस 2b है, तो हम और इजी रहे इसलिए इन दोनों का इंटरचेंज किए। अगर इन दोनों का इंटरचेंज किए तो आगे क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है साइन चेंज हो जाती है। तो ये 2a बार माइनस बी बार आपका बन गया b बार माइनस 2a बार, प्लस वाला पहले आ गया और क्रॉस वाला अंदर चला गया। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूट लगाए तो a बार क्रॉस b बार प्लस 2b बार क्रॉस a बार क्रॉस b बार। सिंपल सिंपल। फिर VTP लगाए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब पहला तीसरे के साथ हो तब दूसरा बाहर, जब पहला दूसरे के साथ हो तब तीसरा बाहर। वैसे यहाँ पे जब पहला तीसरे के साथ हो तो दूसरा बाहर, माइनस जब पहला दूसरे के साथ हो तो तीसरा बाहर। क्लियर? इससे क्या फायदा होगा? तो इससे आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है? 1। तो a बार डॉट a बार दिखेगा या तो b बार डॉट b बार दिखेगा, तो उसको हम 1 बोल सकते हैं। समझ में आई कहानी क्यों हम ऐसा किए? क्लियर है? तो यहाँ पे अल्टीमेट ये माइनस b बार हुआ, यहाँ पे अल्टीमेट ये 2a बार हुआ, तो यहाँ पे 2a बार माइनस b बार मिला, 2a बार माइनस b बार। क्यों? क्योंकि a डॉट b a माइनस 2 टाइम b डॉट a b यहाँ पे है। तो आप b बार माइनस 2a बार, ये पहली चीज तो एज इट इज चल रही थी। यहाँ पे दूसरी चीज में अपने को जस्ट मिल गया, क्या मिल गया? तो यहाँ पे b बार हुआ था माइनस b बार और यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स b बार डॉट a बार b बार प्लस 2 टाइम a बार और यहाँ पे a बार डॉट b बार इंटू a बार। अब हम a बार डॉट b बार कर लेते हैं। a बार डॉट b बार कितना आ रहा है? तो 1/7√10, अंदर देख लो 3 2 6, यहाँ पे 1 माइनस 6। तो एक चीज ये भी नोट करने वाली थी कि a बार डॉट b बार क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। a बार डॉट b बार क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नॉर्मल अपने को अंदर ये 0 हो गया है और ये 0 हो गया है, तो अपने को बचा है माइनस b बार, सॉरी ये वाला 0 नहीं होगा, उसके बगल वाला 0 हुआ है, ये 0 हो गया है। तो अपने पास बचा है 2a बार माइनस b बार, 2a बार माइनस b बार और आगे है b बार माइनस 2a बार। अब वापस हम लोग वही डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो अपने को एक्यूरेट आंसर -5 मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट, equation of ellipse whose axes are the axis of coordinate and which passes through -3 1 and eccentricity। अब देखो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी अपने को देकर रखी है √2/5,
ठीक है, अब कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मल वाला ही इलिप्स है, -3,1 में से पास ऑन हो रहा है और अपने को उसका इक्वेशन बताना है। तो हम पहले पॉइंट वेरीफाई कर लेते हैं ना, -3,1 क्या ये लोग समझदार हैं कि नहीं है वो भी पता चलेगा। 9 3 27 + 5 ये तो है, वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो 9 × 5 45 + 3 48 ये तो है ही नहीं आंसर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 9 3 27 प्लस ये भी है ही नहीं आंसर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 9 5 45 + 3 ये हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसकी एसेंट्रिसिटी √2/5 है वो मुझे ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो मैं ऑप्शन 1 टैली कर रहा हूँ। ऑप्शन 1 में मुझे दिया है x² / 48/5 + y² / 48/3 = 1। इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये छोटी चीज है, तो यहाँ पे b > a चल रहा है, तो मेजर एक्सिस y एक्सिस हुई, तो इक्वेशन लगा s² = b², 1 - स्क्वायर, यहाँ पे s² कितना है 48/5 b² कितना है 48/3 × 1 - स्क्वायर, तो 48 कैंसिल हो गई, ये 3/5 स्क्वायर = 1 - 3/5, तो ये हो गया आपका 2/5, तो इसकी एसेंट्रिसिटी √2/5। क्या √2/5 दिया है? यस, तो अपना आंसर 1 है। क्लियर? यस सर। ओके, इन लोगों ने कौन सा आंसर दिया है? सर ચોથામાં એવું જ થાય છે। तो दोनों टिक है, और क्या। लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा आसान ये होता नहीं कि हम एज्यूम करके उसके अंदर पॉइंट रखते, b² का रिलेशन बनाते, एलिमिनेट करते, वो लंबी चौड़ी मेथड जाने से अच्छा ये ज्यादा इजीएस्ट तरीका लगेगा, ठीक है। 47 2019 2020 में रिपीट होगा सेम वैल्यू। लेट आई बी द परचेस वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट एंड वी ऑफ टी बी द वैल्यू। ये सब कहानियां है, असली कहानी यहाँ पे dv/dt = -k, यहाँ पे t - t, तो dv = आपको यहाँ पे दिख जाएगा -k, यहाँ पे t - t × dt, ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है? क्लियर है? सो यस। v = ये -k, यहाँ पे t - t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t के रेफरेंस पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये लिनियर था, ठीक है। या तो मैं सिंपल भी कर सकता था, -k t t2/2, उस तरह से भी मैं कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी अच्छा लगे। किसी को उस तरह से करना है तो उस तरह से कर लो। तो ये -k t प्लस k t2/2 प्लस c चलेगा? क्लियर है? अब हम जब ऑप्शन देखते हैं, अपने को v का क्राइटेरिया पूछा है। I क्या है भाई? I भी परचेस वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट, मतलब t = 0 पे c = I, परचेस वैल्यू का तो यही मतलब हुआ ना, ठीक है। तो t = 0 पे v वैल्यू था ना, हाँ, v = I, तो t = 0 तो v = I, तो इसको आप I बोल सकते हो, ओके। एंड years the value v of t depreciates at the rate of this where k = this, t is the total life in year, the scrap value मतलब t = t पे अभी कितनी वैल्यू है, अभी कितनी वैल्यू है, ओके। तो ये -k t² प्लस ये k t²/2 प्लस I, तो आपका आंसर आएगा I - k t²/2, I - k t²/2 कहीं पे है? ऑप्शन 1। क्लियर है? कंप्लीट? हाँ कहना तो बोलो भाई। हाँ सर। ओके, 48 यस। 48 the vector a bar and b bar are not perpendicular and c bar d bar are two vectors satisfying this condition, ओके। तो भाई यहाँ पे देखो, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का वेक्टर है। अगर मैंने बोला था ओल्ड टेक्स्ट बुक गिन लेना, अगर किसी ने गिना है तो आपको आसान लगेगा, यस सर। ठीक है। तो मतलब c bar - d bar is a lambda b bar,
डन, पता चला ना यस सर। क्या किया, इस पार्टी को इधर लाया, बी बार क्रॉस कॉमन लिया तो सी बार माइनस डी बार। अब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होती है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं, सो सी बार माइनस डी बार इज मल्टीप्लायर ऑफ लैम्डा बी बार। तो यहाँ से डी बार अपने को क्या पूछा है, डी बार पूछा है ना, डी बार को मैं सी बार माइनस लैम्डा बी बार बोल सकता हूँ ना। तो यस अपना आंसर सी बार माइनस बी बार के टर्म में होना चाहिए। तो सी बार प्लस बी बार तो आता ही नहीं है, बी बार तो आता ही नहीं है, तो सी बार माइनस, यहां से आप आंसर दे सकते थे डायरेक्टली। क्लियर है, कंप्लीट? यस ओके। 49 द टू सर्कल टच ईच अदर। क्या कहानी बनाई है भाई, दो सर्कल, एक सर्कल का सेंटर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो a/2, 0 रेडियस a/2, दूसरे सर्कल का सेंटर आप लोग देख पा रहे हो 0, 0 और रेडियस c। ये दो सर्कल टच करते हैं भाई, टचिंग है ना, दो वे से हो सकता है, एक इंटरनली टचिंग, एक एक्सटर्नली टचिंग। अगर एक्सटर्नली टचिंग है तो आपको पता है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 चलता है, तो वो लगा लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पे देखोगे आप तो a/2 प्लस c मिलेगा। क्लियर? क्लियर? अगर इंटरनली टचिंग है तो C1 C2 इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2। तो अगर C1 C2 तो दोनों केस में आपका a/2 ही हो रहा है, यहाँ पे मोड ऑफ R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 आप देखोगे तो C माइनस A2 a/2 कर सकते हो। अगर पॉजिटिव खुला तो C आपको 0 मिला, अगर नेगेटिव खुला तो a/2 इज इक्वल टू माइनस C प्लस a/2, माइनस C प्लस a/2। तो अल्टीमेट C, यार यहाँ पे अपने को C 0 मिल रहा है, यहाँ पे ये लोग कंडीशन कुछ अलग बता रहे हैं। कोई क्या था द टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, में गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax, तो उसका सेंटर x का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव a/2, 0 और उसकी रेडियस सेंटर का सही है। दूसरा तो जानी पहचानी चीजें 0, 0, c। अब ये दो सर्कल अगर टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के पॉजिटिव खुल से तो C बराबर A મળે। कई कई जगह पॉजिटिव खुला था। अच्छा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव खुलता है तो C इज इक्वल टू ए आएगा। सॉरी, ये यहाँ गलती कर रहा हूँ, अंदर कहीं गलती नहीं है। तो C इज इक्वल टू ए यहाँ पे है, टिक करके आ जाओ। और क्या सही है भाई? नेक्स्ट, यस ओके नेक्स्ट कहाँ पे पहुंचे अपने 50। इफ C and D टू इवन सच दैट C D के अंदर है। गुजकेट लेवल का क्वेश्चन जेई में आया था भाई। ये मतलब लास्ट ईयर जो बोर्ड ने सैंपल पेपर कोविड में दिया था ना, उसके अंदर ऐसा था। देखो, अगर C D के अंदर है तो मतलब कहानी ऐसी हुई, तो आपको पता चला कि C इंटरसेक्शन D आपका क्या मिलेगा, C। ये पक्की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको पता ही है, ये बेसिक फंडा पहली एक्सरसाइज में आपको सिखाया जाता है कि a/b क्या होता है, तो दोनों का कॉमन ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ऊपर आपका आएगा C इंटरसेक्शन D जो अपने आप C है, और नीचे आएगा D, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ C दिया है। बहुत समझने लायक ये क्वेश्चन है। वैसे ही ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ D लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया है। ये आपके चार ऑप्शन है, ये समझने लायक है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, ऐसा तभी होगा जब D शॉर्ट इवेंट होगी, पक्की बात है। ऐसा इन लोगों ने कहीं पे बोला नहीं है कि D शॉर्ट इवेंट है, तो मतलब भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ D 1 होगा तो ही तो ये कहानी हो सकती थी। तो चलो भाई, एक तो कटा, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब C और D इक्वल इवेंट है, लेकिन यहाँ पे तो बोल दिया यार C तो छोटा है, तो ऐसा तो जिंदगी में होने वाला नहीं था। तो चलो भाई, ये भी कटा। अब दो ऑप्शन आके टिके, P ऑफ C, P ऑफ D, ये C से बड़े हैं या तो ये C से छोटे हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होती है, पक्का।
છેદ નાનો એટલે સંખ્યા વધે એ રીતે ઓપ્શન એ. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. कोई भी प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन 0 to 1 और 0 to 1 स्पेशल नंबर है. 11 से आपको सिखाया जाता है. एक्चुअल में -1 से 1 की कहानी होती है, तो 0 से 1 उसी का पार्ट है. अब किसी भी नंबर को कोई भी दुनिया का नंबर उठा लो, अगर 0 से 1 से डिवाइड लगाओगे ना तो आंसर उससे तो बड़ा ही आएगा. ये पक्की सी बात है. सिंपल. तो भाई ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 to 1 वाला है, तो अगर C को 0 to 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर C से बड़ा आना चाहिए, छोटा नहीं आना चाहिए. तो चल भाई तू भी घटा, तो आंसर ये आएगा. क्लियर है? यस. ओके. नेक्स्ट कौन से पहुंचे हैं? 51. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ K विच बोला था ना कि अब से हर साल दिखेगा आपको, बरोबर. हर साल दिखेगा. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ K फॉर विच ये 3 इक्वेशन पासेस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन. अब देखो इनका एक सॉल्यूशन 0 0 0 तो दिख ही रहा है, लेकिन बोला है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब इसको एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, मतलब इसको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है. इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब कोई भी D क्या होगा? 0 होगा, तो मतलब कैपिटल D तो क्या होगा? 0 होगा. तो आपको 4K2 K41 और 221 सोल्व करना है. अब वो सोल्व करना आई होप सो आपको आता होगा. तो K की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ पे? 4 या तो 2. तो 4 या तो 2. द नंबर ऑफ वैल्यूज, K की कितनी वैल्यू पूछी है? तो 2 K की वैल्यू मिल रही है. क्लियर? यस सर. अब देखो सुमन को फेमस करो. ये भी लॉजिकल का बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सुमन इज ब्रिलियंट, सुमन इज रिच और सुमन इज ऑनेस्ट. बहुत रेयर कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है. इवन दुनिया का सबसे महान इंसान होगा ना, उसमें भी ये तीनों चीज तो शायद से मिले. ब्रिलियंसी, अमीर और ईमानदारी बहुत रेयर होता है. ठीक है, डायरेक्टली ये जो रिच और ऑनेस्टी है ना वो रेसिप्रोकल रिलेशन में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे है भाई सुमन महान है. ठीक है, आपको नेगेशन बताना है. किसका नेगेशन बताना है? सुमन इज ब्रिलियंट तो मतलब P एंड डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट का मतलब नेगेशन R. इफ एंड ओनली इफ मतलब बोथ इंप्लाइज. सुमन इज रिच Q. आपको इसका नेगेशन बताना है. पक्का? क्लियर? यस. अब आपको बेसिक फंडास पता होना चाहिए, मतलब द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट. तो आपको जस्ट ये चीज बतानी है. अब P बोथ इंप्लाइज Q लिखो कि Q बोथ इंप्लाइज P लिखो, ये दोनों बात सेम होती है. क्लियर? क्लियर? यस सर. अब इन लोगों ने आंसर देने में गलती की है. इसका आंसर 3 नहीं है भाई, ये नहीं है. हाँ, अगर ये ऐसा होता तो पक्की बात थी कि ये था. अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता तो पक्की बात थी ये था, लेकिन ऐसा नहीं दिया था. हमें नेगेशन इसका तो मेरे गांव में मतलब होता है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को नेगेशन लगा है. ठीक है, तो ये नहीं है. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 1 है. ऑप्शन 1. क्लियर? क्लियर है? यस. ओके. यस. देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वापस घूम फिर के आए. आप y² इज इक्वल टू x तो जानते हो, शायद से सेम ही क्वेश्चन घूम फिर के आया. ये y² इज इक्वल टू x हुआ. ठीक है, एक लाइन आपको दे के रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. अब देखो कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये आपकी लाइन हो गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो आपको पता है कि भाई ये तभी मिलेगा जब इसका टेंजेंट इसको क्या होगा? पैरेलल होगा. ये कहानी आप लोग कर चुके हो, कोई नई बात है नहीं आपको. या तो आप AOD से खेलो जो आपका मिसलेनियस दिया है उस तरह से खेलो, और या तो आप इस कंसेप्ट से खेलो. देखो ये जो कोई भी है, कौन सा है? पायोनियर मैथमेटिक्स. ये लोग नॉर्मल से खेलते हैं. नो डाउट मैंने आपको नॉर्मल भी सिखाया है. y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस amq. अगर किसी को याद हो तो किसी पेपर में आया था ये. ठीक है, लेकिन ये भले अपनी मेथड से गिनते हो,
अपने एओडी से कर सकते हैं या तो इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। अपने इस कंसेप्ट से करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो भाई हम वाई स्क्वायर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें तो आता है, इसका टेंजेंट का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब वो टेंजेंट इसको पैरेलल है, इसका स्लोप आप लोग देख लो 1 है, तो m तो यहाँ पे 1 हो गया और a आपका 1/4 हो गया, तो आपका इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू x प्लस 1/4। क्लियर? और ये जो लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 1। इन दोनों के बीच का, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपन रूट के अंदर कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 4 - 1 तो 3/4√2 आपका आंसर होना चाहिए। ये सबसे दुनिया की आसान मेथड मैंने की है। अब यहाँ पे ऐसा आंसर दिखा नहीं, रेशनलाइज कर दो, 3√2/8 होना चाहिए, 3√2/8। क्लियर है? यस सर। ओके। और दुआ करना कि ऐसे क्वेश्चन आए और आते हैं, दुआ नहीं करोगे तो भी आएंगे। 54 देखो, इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डेल एम, देखो ये पूरा चैप्टर आपका इनडायरेक्टली वैसे हो गया। मीन वाले क्वेश्चन शुरुआत में दिखे थे, कंबाइंड मीन वाले दिखे थे, वेरिएंस वाले दिख गए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले दिख गए थे। एक पेपर में आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन दिख गया था, राइट नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिख गया। मतलब इस चैप्टर के अंदर बस सीवी है, सीवी कहीं पूछा नहीं जाता है, अलावा की एनडी है। ठीक है, इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन डेल एम आपको दे के रखा है 50। ठीक है, डेटास जो है वो आपका A to A अप टू 50 है। तो आप लोग देख के बताओ इसके अंदर टोटल डेटा कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे सर 50 डेटा है। पक्का? अब मैं मान के चलता हूं कि A पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया है। मेरे को डेलएम की फॉर्मूला याद है क्या? यस सर, डेलएम क्या होता है? डेटा में से उसका मीडियन माइनस करके उसका पॉजिटिव सम अपन टोटल नंबर। तो मुझे क्या गिनना पड़ेगा भाई? मुझे कैपिटल एम गिनना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ डेटा इवन होते हैं तो कैपिटल एम क्या होता है? मिडल के दो डेटा का सम का आधा। तो भाई 50 है तो 24 ऊपर से कट गए, 24 नीचे से कट गए, 25वां डेटा प्लस 26वां डेटा डिवाइड बाय 2, मिडल की ये दो डेटा आएंगे, तो 25, 26, 51। तो मतलब कैपिटल एम आपका मिलेगा 25.5 ए। क्लियर? तो सारे डेटा में से आप मीडियन माइनस करके पॉजिटिव लिखोगे तो ये 24.5 ए आएगा, ये 23.5 ए आएगा। ऐसे करते करते जब आपको 25 से आएगा तब 0.5 ए आएगा, और 26 से आएगा तब भी 0.5 ए आएगा, और लास्ट में यहाँ पे 24.5 ए आएगा। क्लियर है? आपको इन सब का सम करना है, तो 2 टाइम ए कॉमन ले लेते हैं, तो आपको 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 अप टू 24.5 पूछा है। तो 2 को अंदर भेज दो ना, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू ये कितना हो जाएगा? 49। तो ये क्या है आप देखने जाओ तो 25 डेटा, कितने डेटा है ये? 25, उसका ओड नंबर का सम है। पक्का? तो ओड नंबर का सम क्या होता था? n स्क्वायर, और n कितना चल रहा है? 25 चल रहा है। ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर है, 25 इंटू 25 इंटू a बाय n। n कितना था आपका? 50। ये आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है? 50। क्लियर? तो भाई 25 दूना तो a आपका 4। क्लियर? क्लियर है भाई? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। देखो ये भी जानी पहचानी मेथड है। मैंने बोला अगर ये इमेज वाला है तो इमेज वाला है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा वर्ड आना जरूरी है करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। द पॉइंट दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस इन द लाइन। तो भाई ये इसकी मिरर इमेज है। अगर मेरे को जस्ट खाली स्टेटमेंट वेरीफाई करना है तो मैं इसका मिड पॉइंट इस पे है कि नहीं ये वही चेक करूंगा। अगर गिनना है तब तो मैं दिमाग चलाऊंगा कि लाइन है, यहाँ पॉइंट है, इसका पॉइंट से ये डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट कैसे इन द फॉर्म ऑफ लेमड़ा होगा, वो इसकी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाऊंगा। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था ये, तो मुझे लेमड़ा की वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पे रखूंगा, फिर मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। बोर्ड के लिए ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वही बंदा जेई में आता है तो जेई में तो तुरंत वेरीफाई करता है, गिनने नहीं बैठता है। तो इसका मिड पॉइंट निकाला मैंने 1, फिर यहाँ पे आया 3,
और यहाँ पे आया 5, क्या 135 इस पे लाई कर रहे हैं क्या? तो देख लो यहाँ पे ये हो गया आपका 1, फिर यहाँ पे देख लो 3 - 1 ये भी हो गया 1, सही है। यहाँ पे देख लो 5 - 2 ये भी हो गया 1। इसका मिड पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। इनकी डायरेक्शन निकाल लो, तो डायरेक्शन क्या हुई? तो 1 - 1 तो हो गया 0, यहाँ पे 6 - 0 तो हो गया 6, यहाँ पे 3 - 7 तो हो गया -4। ये डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चेक कर लो, पहला 0, दूसरा 12, तीसरा -12। हाँ भाई परपेंडिकुलर है, तो भाई ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है। आपको याद रखना है मिरर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? यहाँ पे स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। भाई ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, हाँ भाई बाइसेक्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि इसका मिड पॉइंट इसके अंदर आ गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। तो भाई स्टेटमेंट 2 भी राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है? क्लियर? Yes. यस Yes. सर। ओके और ये इसको भी आप रिपीट टाइप बोल सकते हो। 2020 में सेम वैल्यू रिपीट दिखेगी। ठीक है। 56 लेट n बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज खुद होना। पक्की बात है ना? अब यस सर। अब स्टेटमेंट 2 वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है? स्टेटमेंट 2 बोला है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई ए बी की सिमेट्रिसिटी चेक करो, लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है, तो बी डैश ए डैश आएगा, तो ये हो गया बी ए। अब ए बी डैश ए बी कब बनेगा? जब बी ए इज इक्वल टू ए बी होगा, मतलब जब ये कम्यूट होगा। ठीक है, तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी। भाई बात तेरी सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 चेक कर लो, ए बी ए का सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, तो ट्रांसपोज ले लो। तो ये बी ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, तो ये अपने को ए बी और बाहर ए मिला। ओके, सिमिलरली अब इसके अंदर हम एसोसिएटिव लो तो ये फॉलो करता है, तो इसको मैं ए बी ए बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो भाई सही है। ये भी सेम उसी टाइप का है, तो ये भी सही है। इसका उल्टा ये आएगा, तो दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे कम्यूट वाली बात आई और यहाँ पे एसोसिएट वाली बात आई, तो कम्यूट और एसोसिएट अलग है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे की मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. 57 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 प्लस ओमेगा रेस टू 7। अब आपको पता है ना 1 प्लस ओमेगा प्लस, कोई बंदा तो बाइनोमियल में घुस जाएगा कि सर मुझे आता है, देख लो 1 प्लस ओमेगा 1 कौन घुसा था? सच्ची बताना दिल से, एकदम ऑनेस्ट। कोई बाइनोमियल में गया था इसको सोल्व करने के लिए? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। सो 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, रेस टू 7, तो ये माइनस ओमेगा रेस टू 14 है, तो ये माइनस ओमेगा रेस टू 2 है, तो ये माइनस ओमेगा रेस टू 2 को हम वापस 1 प्लस ओमेगा बोल सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा रेस टू 7 आपका 1 प्लस ओमेगा ही है, और ये आपको a प्लस बी ओमेगा दिया है, तो a और b दोनों 1 1 होंगे। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. 58 जाना पहचाना है, आपको लग रहा है क्या? Yes, sir. ऊपर p प्लस 2 आंसर आएगा। शादी कराओगे तो p प्लस 1 यहां से बनेगा और यहां से 1 बनेगा। नीचे q है, तो p प्लस 2 q होना चाहिए। बस मैं तो ये जानता हूं, क्या p प्लस q 2 होना चाहिए। ठीक है, p प्लस 2 q होना चाहिए। ओके, 5/2 में 2 ऐड करो ना भाई ना, -3/2 में 2 ऐड करो, हाँ भाई हाँ। क्लियर है? लिमिट कौन गिनने बैठेगा भाई, टाइम की वैसे ही कमी रहती है। क्लियर? रीजॉइन कर लो, तो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी।